प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 8वें पाठ के लिखित प्रश्नों को कर रहे हैं। और जैसा कि आपने पता है, इस 8 पाठ में हमने अब तक क्या किया है। हमने पाठ का पठन किया था, व्याख्या किया था। इस पाठ का आपने नोटबुक में एक पेज सुलेख लिखा था, इसके शब्द अर्थ को लिख कर के याद किया था, और पाठ से संबंधित एक चित्र भी आपने बनाया था। उसके बाद मौखिक प्रश्नों को हमने चर्चा के द्वारा किया था। लिखित में जो था बहुविकल्पीय प्रश्न था, उसको हमने पाठ्य पुस्तक में ही आपसे करवाया था। और अब हम इसके लिखित प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं, जैसे कि आप हिंदी क्लास वर्क नोटबुक में करते हैं। तो आज दूसरा जो है इसका, हमने कल पहला प्रश्न लिखा था लिखित का कि महादेव गुफा की क्या विशेषता है। तो विशेषता के बारे में आपको बताया था। आपको याद होगा कि महादेव गुफा 300 फीट लंबी गुफा है, और गुफा के बीच में एक पानी का एक कुंड है, और कुंड के पास भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित है। और गुफा के हल्के प्रकाश में ये जो दृश्य होता है बहुत अद्भुत और भव्य नज़र आता है। ये हमने की विशेषताएं बताई थी आपको महादेव गुफा की। आज हम इसी लिखित का दूसरा प्रश्न ख, धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। तो धूपगढ़ आपको पता ही है। पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूँ ख। ये था हमारा लिखित प्रश्न उत्तर है। लिखित प्रश्न उत्तर ख भाग क्या है? धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। तो इसमें हमें अपने शब्दों में अपर्णा के जो अनुभव थे, जो पाठ में अपर्णा के अनुभवों के बारे में बताया गया था कि जो धूपगढ़ का जो पहाड़ है वो किस पर्वत श्रेणी का था। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। और सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी ऊंचाई भी बता रखी थी, पाठ में बता रखी थी। कितनी ऊंची थी? 4430 फीट ऊंची। तो हमें इसे अपने शब्दों में लिखना है। अपर्णा के क्या अनुभव थे, मैं उसको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि पाठ में अपर्णा ने बताया था कि पचमढ़ी का जो ऊंचे पहाड़ थे, वो वहाँ से जो बादल गुजर रहे थे, वो लगता है सर को छूते हुए गुजर रहे थे। और बादलों के जो हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास जो है, वो खुशी से अपर्णा पागल हुए जा रही थी। और जैसा कि कहा है कि ये जो अनुभव था बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का, ये बड़ा ही अद्भुत था अपर्णा के शब्दों में। तो हम इसे अपने शब्दों में यही लिखेंगे कि
इसी अनुभव को कि धूपगढ़ का जो पहाड़ जो था वो 4,430 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से नापा जाता है पहाड़ की ऊंचाई, और वहाँ पे बादल सर को लगभग छूते हुए निकल रहे थे। तो जो बादलों का जो धुआं आता था, हल्के धुएं जब वे चेहरे से टकराते थे, सर को छूते हुए जाते थे, तो जो एहसास होता है वो बड़ा अद्भुत था। यहाँ तक कि बादल को छू लेने का जो अनुभव था वो यादगार बन गया था, यादगार जो कभी भूला ना जा सके। तो इसी के हम अपने शब्दों में लिखेंगे। तो ये प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखना है हमें। तो अपर्णा ने क्या क्या अनुभव किया था इस पहाड़ के बारे में। किस पहाड़ की? धूपगढ़ का। और ये धूपगढ़ का जो पहाड़ था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है या पहाड़ हम कह सकते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4,430 फुट की है। और जैसा कि इस ऊंचाई पे उसने क्या अनुभव किया था कि बादल कैसे सर को छूते हुए निकल रहे हैं, और जो बादलों का जो धुआं होता है जब सर से चेहरे से टकराता है, तो या फिर बादलों के धुएं में जो खड़े होने का जो एहसास होता है वो मन को रोमांच से भर देता है। तो यही अनुभव हमें अपने शब्दों में लिखना है, जो अपर्णा ने अपने शब्दों में जिसे बताया था। तो शुरुआत करते हैं हम इसे। ये प्रश्न है हमारा लिखित का दूसरा प्रश्न है, आपको पता ही है। धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्द में लिखना है। तो हम लिखेंगे कि धूपगढ़ के पर्वत पर बादल सर को छूते हुए निकलते हैं, सिर को छूते हुए, बादल सिर को छूते हुए निकलते हैं। बादलों के हल्के धुएं में लोगों को बादलों के हल्के धुएं में हल्के धुएं में हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास, खड़े होने का एहसास रोमांच से भर देता है, रोमांच से भर देता है,
देता है। हाँ, तो बच्चों इसमें हमने क्या बताया, धूपगढ़ का जो पर्वत है सर सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और आपको पता है पर्वत शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4,430 फीट ऊंची। इस ऊंचाई पे जो दृश्य होता है बहुत ही अद्भुत और सुहाना लगता है, खासकर जब बादल सर के ऊपर से गुजरते हैं। कभी तो बादल का जो हल्के धुएं होते हैं वो जब शरीर से टकराता है तो क्या होता है, एक अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ तक कि लोग रोमांच से भरा, अधिकतर हमने बादल आसमान में ही देखे, हम उन्हें नीचे से देखा करते हैं, लेकिन अगर बादल आप से टकराएंगे तो वो जो शीतलता का जो अनुभव होगा और जो रोमांच होगा, वही हमने इसे अपने शब्दों में बताया। तो आपने देखा होगा भले आप पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर न गए हों, लेकिन जो अनुभव अपर्णा ने बताया है तो उसी को हम मान करके ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है एक बार फिर से ध्यान से देखिए। हमारा प्रश्न था, धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभवों को अपने शब्दों में लिखो। तो धूपगढ़ के पर्वत पर बादल सिर को छूते हुए निकलते हैं। लोगों को बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास रोमांच से भर देता है। तो ये ऐसा जो अनुभव होता है काफ़ी कम लोगों को अनुभव करने का मौका मिलता है कि जब वे किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पे हो और जो बादल अगर सर पे छूते हैं, अगर बादल के जो धुएं अगर शरीर से टकराते हैं तो क्या होता है, ये जो अनुभव होता है यह यादगार के रूप में रह जाता है। क्योंकि ऐसा जो अनुभव होता है रोज़ रोज़ तो मिलता नहीं। तो इसीलिए अपर्णा ने भी कहा था कि जो बादलों का जो ये अनुभव है वो एक तरह से मेरे लिए एक यादगार बन गया। यादगार मतलब जो कभी ना भूले, जो जीवन भर याद रहे, कभी ना भूले, उसे ही यादगार कहा जाता है। तो ये था हमारा लिखित का दूसरा प्रश्न। आगे चलते हैं, अब हम अपने लिखित का तीसरा प्रश्न करेंगे। ग, आप अपना कोई अनुभव लिखो जब तुम्हें रोमांच हुआ आया। तो इसमें भी ये जैसे कि कहा गया है, ये सबका अपना अपना अनुभव हो सकता है। तो इस पर हम केवल चर्चा करेंगे, लिखना तो आपको अनुभव अपना ही है, क्योंकि मैं किसी दूसरे का अनुभव लिख भी नहीं सकता। तो कहाँ कहाँ पे कई बार जब आपने पहली बार आपने भी पहाड़ देखा हो, वो पहाड़ शायद शिमला हो या कहीं आप वैष्णो देवी गए हो या कहीं आपने समुद्र का किनारा पहली बार समुद्र देखा हो, ऐसे जो अनुभव होते हैं, या हम कहेंगे रेगिस्तान, राजस्थान जो पहले आपने नहीं देखो, चारों तरफ रेत, जैसे जैसलमेर जगह पे जो आपने कभी पहले ना नई जगह देखी हो जहाँ आपको रोमांच हुआ है। तो ये कुछ भी जगह हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि पहाड़ी हो, समुद्र का किनारा हो सकता है, नदी का किनारा हो सकता है। और रेगिस्तान, मरुभूमि या बर्फ से ढके पहाड़ पे चलने का एहसास, जमी हुई नदी या झील को देखने का एहसास, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। तो हम कुछ कैसे लिखेंगे, कुछ आपको इस पर बता देते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है उसे आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। ये है हमारा ग, प्रश्न है ग, अपना कोई अनुभव लिखो। अपना कोई अनुभव
अनुभव लिखो। जब तुम्हें रोमांच हो आया हो, रोमांच हो आया हो, तो ये अनुभव आप 3-4 वाक्यों में लिख सकते हैं। जब आपने पहली बार कोई, जैसे कि मैंने आपको कुछ जगहों के बारे में बताया था, कौन कौन सी जगह हो सकती है, जैसे मरुभूमि, चारों तरफ रेत रेत, या फिर जैसे कि आपने समुद्र का किनारा, पहली बार समुद्र का तट देखा, किसी बड़ी नदी का आपने अनुभव किया, उसके किनारे गए हो। उसके अलावा क्या अनुभव हो सकता है आपको, पर्वत से, बर्फ़ से ढकी हुई जो पर्वत की चोटियाँ होती हैं, ये हो सकता है। या किसी अभयारण्य में गए हो, जंगली जीवों को एकदम पास से देखा हो, तो ऐसी चीज़ों में भी रोमांच हो सकता है। तो इसे हम अपने शब्दों में बताएंगे और लिखेंगे। तो ये 4-5 वाक्यों में हो सकता है। इसे मैं नहीं लिखवा सकता, कारण है कि इसमें आपको अपना अनुभव लिखना है, और हम कहेंगे हर छात्र का अनुभव अलग हो सकता है, सबका एक जैसा तो होगा नहीं। तो किसी ने समुद्र तट देख करके रोमांच का अनुभव किया होगा, किसी ने पहाड़ को देखकर, किसी ने नदी को देखकर, किसी ने मरुभूमि मरुस्थल को देखकर इस रोमांच का अनुभव किया है। तो आप इसे 3 या 4 वाक्यों में लिखेंगे और बताएंगे कि आपने कब रोमांच का अनुभव किया। तो ये था हमारा लिखित, जिसे आपको नोटबुक में लिखना है। और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने भाषा से के अंतर्गत जो प्रश्न दिया गया है उसे करेंगे। पढ़ो, समझो और लिखो। और आपको पता है जो भाषा से के अंतर्गत आता है प्रश्न, वो क्या होता है, वो व्याकरण पर आधारित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, भाषा से के अंतर्गत। भाषा से का पहला भाग है पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। ये है क भाग। तो पहले पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो पहला है जंगल शब्द से बना है। जंगल शब्द से जंगली। क्या अंतर है? जंगल शब्द से बना है जंगली। तो हमने देखा ल पे बड़ी ई की मात्रा। ल कहाँ है? अंतिम वर्ण है जंगल का, जो अंतिम वर्ण है उस पर हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई है। ल व्यंजन होता है, ल व्यंजन पे बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो शब्द बना जंगली। तो ये ई प्रत्यय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ई प्रत्यय। बड़ी ई है, ई प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होता है?
ई प्रत्यय जो है ये लगा है, आपने ध्यान से देखा इधर ई प्रत्यय लगा है। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ता है या पीछे लगता है, हम कह सकते हैं प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है या पीछे जुड़ता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है। ये शब्द है जंगली, एक विशेषण है। जैसे जंगली जानवर, मैंने कल जंगली जानवर देखे, तो जानवर के आगे जंगली लगा है तो ये विशेषण बना है। आपने देखा ई प्रत्यय लगाकर हमने क्या शब्द बनाया, विशेषण शब्द बनाया। तो इसमें हमने देखा कि जो शब्द हैं जैसे जंगल से जंगली, साहस से साहसी, ई प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर या शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं और इसका जो अर्थ है वो पहले वाले शब्द से अलग होता है। तो यहाँ पे हमने देखा जंगल से जंगली, ल में बड़ी ई की मात्रा लगी और ये जंगली शब्द है विशेषण। जंगली जानवर, जानवर की क्या विशेषता है, वो जंगलों में रहता है। वो इस तरह हम करेंगे इन्हें। और प्रत्यय की यह परिभाषा आपको पता ही चल गया है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश मतलब शब्द का हिस्सा जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसे हम कल करेंगे, भाषा से के अंतर्गत और बहुत आसान भी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम अपने भाषा से का एक जो पहला भाग है, और आपको प्रत्यय की परिभाषा भी याद हो ही गई है कि किसी शब्द के पीछे लगकर नया अर्थ देने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। और यहाँ पे ई प्रत्यय लग करके विशेषण शब्दों का निर्माण हुआ है। तो इसे आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे कि कैसे शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगी है और विशेषण शब्द बने। आज के लिए इतना ही, शेष हम जो है वो कल करेंगे।